नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 2 के विषय में। इतिहास का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके प्रारंभ की कहानी यहीं से शुरू होती है। आप मान लीजिए कि ये अध्याय अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो इसके पश्चात आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास समझना बहुत ही सरल बात होने वाली है। ठीक है, बिना और कोई बात करे और बिना समय लिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और समझते हैं कि इस अध्याय के पहले पृष्ठ के इस पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से मुगल साम्राज्य के बारे में जाना था पिछली कक्षा में, है ना। आज हम बात करने वाले हैं कि मुगल बादशाहों में जो औरंगजेब थे ना, जो कि आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, यह तो हमें उनके बारे में पता ही है। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और यह सब संभव हो पाया था उनके पिता, दादा और परदादाओं की वजह से। हमने पूरा मुगल साम्राज्य का इतिहास बहुत विस्तार से पढ़ा है ना। तो वह मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है विस्तार से, केवल याद मैंने आपको दिला दिया है तो आपको पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम जो है आपके मस्तिष्क में दौड़ गया होगा। समय था 1707 का, ठीक है, आप इस बात को समझिएगा। 1707 का समय था और औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। अब जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण था किसका? औरंगजेब का। और ऐसे में यदि उनकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खास करके तब जब कोई सही दावेदार उस समय उपस्थित नहीं होता। जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जितने भी मुगल सूबेदार होते हैं या फिर बड़े बड़े जमींदार हम कह लें, है ना, वो अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। ठीक है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगते हैं और जो भी उनकी क्षेत्रीय रियासतें होती हैं उसे वो कायम कर लेते हैं। यानी अब वह ये बता देते हैं कि वो किसी के अंडर में काम करने वाले अब नहीं रहे। जैसे जैसे अलग अलग भागों में दोस्तों ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगती हैं, वैसे वैसे दिल्ली जो है वो अधिक दिनों तक के प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह पाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब अगर हम बात करें 18वीं सदी की तो इसके उत्तरार्ध में, है ना, जब ये जैसे जैसे ये अपने अंत की ओर बढ़ती है तो वैसे वैसे राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगती है। अब यहाँ पर ये जो शब्द दिया है ना, राजनीतिक क्षितिज, इसका अर्थ अगर आप समझने का प्रयास करें मोटा माटी तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सत्ता से जो है संबद्ध है यह शब्द। ठीक है ना, कैसे धीरे धीरे व्यापार का दृष्टिकोण लेकर के आगे बढ़ने वाली ब्रिटिश कंपनी साम्राज्य तक पहुंच जाती है। ठीक है ना, तो यह हम मुख्य रूप से समझेंगे। दोस्तों, अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लग गई थी, है ना। और हम यह जानते हैं कि अंग्रेज़ पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और यहाँ के इलाकों पर जो जगह थी वहाँ पे कब्ज़े में उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। कम से कम उन्होंने दिखाया तो ऐसा ही था कि उनकी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ जाता है। वह प्रश्न क्या है कि ऐसा कैसे हो गया कि एक दिन ऐसा आया जब वो इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। जहाँ पर अभी तक के मुगल साम्राज्य था, पूरे भारत में क्या हुआ कि अंग्रेज़ लोग यहाँ के स्वामी बन गए थे। ठीक है ना, तो इस अध्याय में हमें मुख्य रूप से यही पढ़ना है और उसको जानने से पहले आप नज़र डालिए इस चित्र के ऊपर। ठीक है, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों की गिरफ्तारी हो जाती है। औरंगज़ेब के बाद कोई मुगल बादशाह दोस्तों इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यानी उनके खिलाफ भारी विद्रोह हुआ, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जब वो शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह को चल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया
और उनके बेटों को जफ़र के सामने ही मार डाला। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आप इस चित्र को देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अब हम इसमें जानने वाले हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो जवाब होगा 1600 ईस्वी में। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी जो थी उस समय, वो थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे चार्टर ले लिया। चार्टर का मतलब होता है एक तरह का इजाज़तनामा, जिसमें यह इजाज़त दी जाती है कि कंपनी जो है उसको ये अधिकार दे दिया गया है कि वो वहाँ पर जा कर के किसी जगह पर जहाँ का उसने मांगा था अधिकार, वहाँ पर जा कर के अपना व्यापार कर सकती है। याद रखिएगा, चार्टर से तात्पर्य है कि कंपनी को एकाधिकार मिल गया, यानी कि मोनोपोली। अब एकाधिकार क्या होता है, इसे ज़रा अर्थशास्त्र की भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा। एक उदाहरण से देख लीजिए। मान लीजिए कि आप एक सब्जी मंडी में गए सब्जी खरीदने के लिए। आपको खरीदने हैं टमाटर। अब वहाँ पे आपके सामने 10 दुकानें हैं। आपके पास में विकल्प है, जहाँ के आपको पसंद आएंगे, जहाँ पे आपको भाव पटेगा, आप वहाँ से टमाटर ले सकते हैं मोल भाव करके। लेकिन अब यहीं पर ये सोचिए कि मान लीजिए दुकान एक ही हो जहाँ पर टमाटर मिलते हैं। 100 दुकानों में अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ मिलती हैं, लेकिन टमाटर की एक ही दुकान है। तब वह जिस भाव में भी टमाटर देगा, अगर आपको उसकी आवश्यकता है तो आपको उसको लेना ही पड़ेगा। आप वहाँ पे ज़्यादा मोल भाव नहीं कर सकते, क्योंकि दुकान एक ही है, दूसरी दुकान नहीं है। इसे कहा जाता है एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एकाधिकार यानी कि मोनोपोली दे दी गई थी। किसके द्वारा दे दी गई थी? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। उनके चार्टर में था यह इजाज़तनामा, ठीक है ना, उसमें था एकाधिकार। दोस्तों, इस इजाज़तनामे का जो मतलब था वो यही था कि इंग्लैंड की कोई भी और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, यानी वहाँ पर आने का सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों, इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर के नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच भी सकती थी। ठीक है ना। अब जब किसी एक को अधिकार मिल गया है तो वो वहाँ जाएगा, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करेगा, है ना, अपना व्यापार आगे बढ़ाएगा और मनमानी और मनचाही कीमतों पर उसे बेच भी सकता है। ठीक है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी कहानी आप बड़ी गहराई से समझ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कंपनी को दूसरी अंग्रेज़ व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई डर था ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जब एकाधिकार मिल गया है तो फिर भय कैसा। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। ठीक है, अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो, यानी कोई कॉम्पिटिटर ना हो, तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। यहाँ पर एक शब्द आया है वाणिज्यिक। इसका अर्थ समझिएगा, एक ऐसा उद्यम या ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें क्या होता है ना कि चीज़ों को खरीदा तो बहुत ही सस्ती कीमत पर जाता है और बेचा ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर जाता है, यानी सस्ती कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेच देना, और मुख्य रूप से व्यापार के ज़रिए मुनाफा कमाया जाता है। तो इस शब्द का अर्थ है वाणिज्यिक का, है ना, ये जो अर्थ है यह वाणिज्यिक का अर्थ है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। आगे ये समझिए कि शाही दस्तावेज जो था वह दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करते थे, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी कि यूरोपियों के आगमन से पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर पुर्तगालियों ने क्या किया, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। अब वो कहाँ थे? वो गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। ठीक है, अब आप गोवा तो जानते ही हैं भारत के नक्शे में कहाँ है ना। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल को हमारे मस्तिष्क में ज़रूर रखेंगे। ठीक है, समय समय पर मैं आपको नक्शे भी दिखाते रहूँगा। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा, ठीक है, यह नाम याद रखिएगा, इन्होंने 1498 में 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ठीक है, कौन सा समुद्री मार्ग? जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे कहा कि
पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। ठीक है दोस्तों, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लग गए थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब आप समझिएगा, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, है ना, और पुर्तगाली हैं। ठीक है, तो आप पूरी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक समस्या भी थी। समस्या ये थी कि ये सारी कंपनियाँ एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। ठीक है, इनके अलावा जो मांग थी वह थी काली मिर्च की, लौंग, इलायची और दालचीनी की। इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त मांगें रहा करती थी और यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें जो थीं वह बढ़ने लग गई और उनसे मिलने वाला मुनाफा धीरे धीरे गिरने लग गया। अब आप समझिएगा कि इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का सिर्फ यही तो एक रास्ता था। क्या था कि वो उनकी जितनी भी प्रतिस्पर्धी कंपनियां थीं उनको ख़त्म कर दें और पूरा का पूरा मुनाफा अपने तरीके से स्वयं कमाएं। लिहाजा दोस्तों, बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने क्या किया कि व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती, रास्ते में अलग अलग तरह की रुकावटें खड़ी कर देती, माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में लाभ प्राप्त करने की, यानी मुनाफा कमाने की ये जितनी भी कोशिशें थी, इसके कारण जो स्थानीय शासक थे उनसे भी टकराव होने लग गए और इस प्रकार दोस्तों व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रख पाना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। दोस्तों, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ठीक है, कंपनी के व्यापारी यहीं से क्या करते थे, उनका काम चलाया करते थे। और दोस्तों, उस ज़माने में ये जो व्यापारी हुआ करते थे ना, ये इन्हें फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहाँ पर क्या होता था कि जितनी भी चीज़ों को निर्यात करना है उनको यहाँ पर जमा किया जाता था। निर्यात यानी कि दूसरे देश में भेजना है। अब यहीं पर उसके दफ्तर भी थे जिनमें कंपनी के अफसर जो है वह बैठा करते थे। दोस्तों, जैसे जैसे व्यापार फैलते चला गया वैसे वैसे कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। ठीक है, अब जैसे इन्होंने उनको प्रेरित किया तो 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ जो है एक किला जैसा बनाना शुरू कर दिया कि ये हमारा क्षेत्र है, इस प्रकार से। और 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देना शुरू किया और दे करके 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। अब इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बन गया। ठीक है, अब इसे कोलकाता कहा जाता है, यह हम जानते हैं। दोस्तों, कंपनी ने क्या किया, मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान, यानी कि एक तरह का शाही आदेश जो है वह जारी कर दे। दोस्तों, कंपनी क्या चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, और इसके लिए उसे क्या करना था, ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को, यानी कि जगहों को, क्षेत्रों को हथियाना था, उस पर अपना कब्जा जमाना था। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने, फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए, औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया था और कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत ही कम हो गई और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते। इस चित्र को देखिए।
मद्रास के जहाज़ों में सामान लाती स्थानीय नौकाएं। विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया यह चित्र है 1867 का। यह जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये रॉबर्ट क्लाइव का चित्र है। ठीक है, अब अगला शीर्षक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्यापार से युद्धों तक। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, 18वीं सदी की शुरुआत, इसमें कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, हमने भी देखा था औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी, है ना, 1707 में। तो उसके बाद में बंगाल के नवाब अपनी ताकत को दिखाने लग गए थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। दोस्तों, मुर्शिद कुली खान का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, आप याद रखिएगा दो नामों को, एक है मुर्शिद कुली खान, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एक है अलीवर्दी खान। दोस्तों, ये दोनों उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, उन्होंने अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था। ठीक है, और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगने लग गए। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर क्या हुआ, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से जो है बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार तो नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके जो अधिकारी थे उनको अपमानित करने का प्रयास करने लग गए। दोस्तों, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की कुछ मांगे हैं जो बेतुकी हैं और उससे कंपनी का व्यापार तबाह होते चले जा रहा है और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। दोस्तों, कंपनी को इस बात का ये भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का फिर से निर्माण करना पड़ेगा, पुनर्निर्माण करना होगा। दोस्तों, ये टकराव दिन प्रतिदिन गंभीर होते चले गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के प्रसिद्ध प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। कठपुतली का अर्थ समझ लीजिए। यह एक खिलौना होता है जिसे हम धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं बांध करके। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। दोस्तों, प्लासी का युद्ध समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्लासी का युद्ध। कहानी है 1756 की, जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो सिराजुद्दौला है, ये नाम भी आप याद रखिएगा, ये बंगाल के नवाब बन जाते हैं। दोस्तों, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से बहुत ज़्यादा डर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा भय का माहौल वहाँ पर पैदा हो जाता है और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसके व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से उसे देने में आनाकानी ना करे, यानी कंपनी के, आप ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी के इशारों पर चले। दोस्तों, कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जितने भी प्रतिद्वंदी थे उसमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी तो नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने यह हुक्म दे दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। फिर क्या था, नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया। दोस्तों, इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर दिया। दोस्तों, क्या आपको यह बात पता थी कि प्लासी का यह जो नाम है वो किस प्रकार से पड़ गया? दरअसल असली नाम है पलाशी। ठीक है, ये असली नाम था जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ करके प्लासी कर दिया था। ठीक है, इस जगह को पलाशी, यहाँ पाए जाने वाले जो पलाश के फूल होते हैं ना, उसके कारण कहा जाता था और पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसका हम होली पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए प्लासी क्यों नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों,
30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में क्या किया, जो इस इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर हमला बोल दिया। अब नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर दिया। दोस्तों, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में जो कंपनी के अफसर थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना के जो नौसैनिक थे ना, उनको मतलब नौसैनिक बेड़े की उन्होंने मदद ली और उससे उनको मदद मिल भी रही थी। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चलती रही और आखिरकार समय आया 1757 का, जब रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। ठीक है, उसकी कारगुजारियाँ इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण थी। दोस्तों, मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था उस समय कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को ही नवाब बनाया जाएगा। इस लालच में उसने साथ नहीं दिया। इस चित्र को आप देखिए। महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडनहॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपराइटर्स की लंदन स्थित लेडनहॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे हैं। यह है सिराजुद्दौला, चित्र में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखने लग गए थे। दोस्तों, प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री जो हैं विलियम पिट, इनको 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी थी। उसकी कुछ जानकारी यहाँ दी है, मैं शब्दशः आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। दोस्तों, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। आप समझ रहे हैं ना, इसके पहले कंपनी ने कभी इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की थी। अब प्लासी की जो जंग है उसके बाद में सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया और क्या हुआ, जैसा कि कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका जो मेन उद्देश्य था वो तो व्यापार को फैलाना ही था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार दोस्तों, उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना ही पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती ऐसे में? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में और फिर उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए दोस्तों और भी अधिक पैसा चाहने लगी, है ना, पैसा चाहती थी। और दोस्तों, कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में क्या हुआ, मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। तब तक कंपनी के इरादे बिल्कुल बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने एक ऐलान कर दिया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और दोस्तों, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। और दोस्तों, इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था।
लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी दोस्तों कि उस समय क्या था कि जो ब्रिटेन था ना, उसके पास में भारत में बेचने के लिए कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी। और प्लासी की जंग के बाद में ब्रिटेन से सोने की निकासी और भी कम होने लग गई, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। क्यों रहेगी, अब तो पूरा का पूरा खजाना उनका। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी जो है वो अपने खर्चे चला सकती थी। दोस्तों, इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी, और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। अब पढ़ते हैं ये जानकारी जो दी है नवाब की शिकायतें शीर्षक के अंतर्गत। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया है, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। सोचिए, यह 1733 में बंगाल के एक नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में कह दिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले शीर्षक की तरफ, जो है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। दोस्तों, नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लग गया था। प्लासी का युद्ध प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी कि उन्हें मजबूर कर दिया गया। किस बात के लिए? कि जो कंपनी के अफसर थे ना, उनको निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे दे। दोस्तों, खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही क्या किया, भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर डाली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास, यानी कि जो वर्तमान में चेन्नई है, वहाँ पर आया था, तो उसकी उम्र थी 18 साल। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो उसकी दौलत 401,102 पौंड के बराबर, यानी कि अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ें तो 4,01,102 पौंड के बराबर थी। अब दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात जो है वह ये है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को, यानी करप्शन को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन क्या हुआ, 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ गई थी। दोस्तों, सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली, यानी कि सुसाइड। दोस्तों, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा तो नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बनते चले गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन उन्होंने जिया। दोस्तों, उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया, नवाब। ठीक है दोस्तों, उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखा करते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी देख लीजिए, क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने दोस्तों सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखते हैं उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था।
एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। दोस्तों, अगला शीर्षक पढ़ते हैं, कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर जो कब्जे किए गए उसकी प्रक्रिया को अगर देखें, समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं। अब वह क्या है, समझिए। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया होगा। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न तरह की राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का उपयोग किया होगा, और बिना इसके तो यह संभव भी नहीं था, है ना। एक सुबह उठकर अचानक हमला नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, बक्सर की लड़ाई 1764, याद रखिएगा आप। इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। अब ये क्या थी, कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि हुआ करते थे जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था। अब इनका काम क्या था दोस्तों, इनका काम था कंपनी के जितने भी हित थे, जो लाभ थे, उनकी रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। अब ये जितने भी रेजिडेंट थे, इनके माध्यम से क्या हुआ कि जो कंपनी के अधिकारी थे वो भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में, जो उसके आंतरिक मामले थे, उसमें भी दखल देने लग गए थे। और अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस प्रकार की जो चीज़ें थी उसमें भी कंपनी के अफसर ही तय करना ये चाहते थे कि ये हम ही तय करेंगे कि भैया कौन राजा होगा और कौन से पद पर कौन बैठेगा। दोस्तों, कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उससे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए भारत आए हैं। अब इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी ज़िंदगी के बारे में बताना हो तो आप किस प्रकार से बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि उन्हें सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तब क्या होता था दोस्तों, तो उन्हें जुर्माने के तौर पर उनका इलाका जो था ना, वह कंपनी अपने कब्जे में ले लिया करती थी। आप समझ रहे हैं। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जो रिचर्ड वेलेजली का यहाँ पे जिक्र आता है, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल यानी जो 1798 से 1805 के बीच में थे, उस समय अवध के जो नवाब थे उनको 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके दोस्तों छीन लिए गए। ठीक है, अब इस चित्र को देखिए। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टीली कैटल द्वारा बनाए चित्र। ठीक है, तैल 1772। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छिन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब एक रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया ये रेजिडेंट्स, इनके बारे में स्कॉटलैंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, जेम्स मिल। उन्होंने क्या कहा, समझिए। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। दोस्तों, ये 1832 में जेम्स मिल ने लिखा था। मैं आपको याद दिला दूं कि जेम्स मिल वही है ना, जिनके बारे में हमने अध्याय 1 में पढ़ा था। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, और नहीं है तो मेरी अपेक्षा है कि आपको अध्याय 1 का वीडियो पहले देखना चाहिए। ठीक है, निषेधाज्ञा का मतलब होता है निर्देश और अधीनस्थता का मतलब होता है दोस्तों दब्बूपन। ठीक है ना, यानी कि किसी के अधीन हो जाना। एक चीज़ और, ये चित्र को देखिए, ये है टीपू सुल्तान का। इनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए दोस्तों। टीपू सुल्तान यानी शेर ए मैसूर। क्या हुआ जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया
तो कंपनी ने क्या किया, प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया। दोस्तों, दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। 1761 से 1782 तक हैदर अली का शासन था और उनके विख्यात पुत्र थे टीपू सुल्तान। इनका शासनकाल था 1782 से 1799 तक। ये ऐसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था दोस्तों, है ना। टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं, हैदर अली की बात कर रहे हैं। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार जो था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, कंट्रोल में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। दोस्तों, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की जो लकड़ी थी, ठीक है ना, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। अब टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध उस समय विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने लग गया। यानी आधुनिकीकरण किया मतलब उसको और ज़्यादा नए तरीकों से आगे बढ़ाया। अब आप इस चित्र को समझिए। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डैनियल आर्म द्वारा यह चित्र बनाया गया है 1793। दोस्तों, कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा है ना, उन्हें कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ गई। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। दोस्तों, ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने का मज़ा आता था जिनमें अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई जाती थी। आप इस चित्र को देख सकते हैं। दोस्तों, सुल्तान के ये जो कदम थे, इससे अंग्रेज़ जो थे वो और आग बबूले हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, उन्हें जो है घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना, कुचलना बहुत ज़रूरी हो गया और इसके फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 69 के बीच में, 80 से 84 के बीच में, 90 से 92 और 99 में। श्रीरंगपट्टम, आप नाम याद रखिएगा, इसकी आखिरी जंग हुई थी एक, श्रीरंगपट्टम की, और इसमें कंपनी को सफलता मिल गई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज जो भी था वो पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब टीपू की कहानियाँ, इस बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। राजाओं की छवि अक्सर जो है जनश्रुतियों से ही बनती थी, है ना। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में दोस्तों मैसूर के राजा जो बने टीपू सुल्तान, उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे और वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। देखिए, टीपू का खिलौना शेर। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज़ इस खिलौने को भी अपने साथ लेकर चले गए। ठीक है ना, बड़ा अजीब खिलौना। अब बात करते हैं मराठों से लड़ाई की। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लग गई थी। अब कहानी को समझिए। भारत के जिस जिस क्षेत्र में जो जो शासक थे उनको क्या करने लगी कंपनी, धीरे धीरे अपने कब्ज़े में करने का सोचने लगी कि कैसे भी वो उनके हाथ की कठपुतली बन जाए और जो राज्य की सीमाएं हैं, जो राज्य क्षेत्र है, वो धीरे धीरे कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने लग जाए। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और इसमें हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था और इन राज्यों की जो बागडोर थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले ऐसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में आ गई थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री, आप समझिए, उसके अंतर्गत एक
कन्फेडरेसी यानी कि राज्यमंडल के सदस्य हुआ करते थे। दोस्तों, पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख हुआ करता था और पुणे में रहता था। अब महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो बहुत ही प्रसिद्ध मराठा योद्धा हैं। ये आप बात याद रखेंगे, है ना। मराठा योद्धा भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। कौन कौन? नाना फडणीस और महादजी सिंधिया। दोस्तों, एक के बाद एक कई युद्ध हुए और इन युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध हुआ 1782 में, सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली, इसके साथ में कई जो भूभाग थे वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। और दोस्तों, अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में ये हुआ कि मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अभी हमने एक शब्द देखा, कन्फेडरेसी। इसका मतलब होता है गठबंधन, ठीक है। इसके बाद अगला शीर्षक देखिए, दिया हुआ है सर्वोच्चता का दावा। ये जो चित्र है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का है, ठीक है ना। और ये किट्टूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति है। दोस्तों, जो अभी हमने कहानी ऊपर देखी उससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी जो थी वो क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी कि जिस क्षेत्र पर कब्जा करना हो उस पर आक्रमण कर दिया जाए। दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक के गवर्नर जनरल रहे। इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। अब इसमें क्या था कि कंपनी ने यह दावा कर दिया था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर होगी। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। दोस्तों, यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती ही रही, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है ये बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है, उसके एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो उस समय वहाँ की रानी थी रानी चेन्नम्मा। इन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेज को नष्ट कर डाला। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण हम इस किताब में आगे देखेंगे, क्योंकि हम कहानी ही इस किताब में पूरे इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास की पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, 1830 का समय, उसके दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डर गई थी। कंपनी को यह भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। और दोस्तों, इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। आप समझ रहे हैं ना किस प्रकार से रूस से वो डर रही थी कंपनी, है ना। और उत्तर पश्चिम से भारत को भी क्या कर रही थी, वो अपनी चपेट में ना ले ले, ये डर था उसको। और इसी डर की वजह से हुआ क्या कि जो अंग्रेज थे वो उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहने लग गए थे। दोस्तों, उन्होंने क्या किया, 1838 से 42 के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ ली और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर डाला। 1843 में हुआ ये कि सिंध भी कब्जे में आ गया, है ना। और इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा थे रंजीत सिंह। इन्होंने कंपनी की दाल गलने नहीं दी, ठीक है। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। दोस्तों, जब तक ये लड़ते थे, युद्ध करते थे बार बार, जब तक कि इनका कब्जा नहीं हो जाता था। अब आगे देखते हैं, समझते हैं विलय नीति के बारे में। ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, हुआ ये कि अधिग्रहण की जो आखिरी लहर थी ना, वो 1848 से लेकर के 1856 के मध्य जो गवर्नर जनरल थे, कौन, लॉर्ड डलहौजी, इनके शासन में चलने लग गई। अब हुआ ये कि आप समझिएगा, इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने एक अलग ही प्रकार की नई नीति अपनाई। उस नीति को नाम दिया इन्होंने विलय नीति का, ठीक है। अब इसमें क्या था, इस सिद्धांत में यह था दोस्तों कि अगर कोई शासक की मृत्यु हो गई, है ना, तो उसका कोई पुरुष वारिस अगर नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का वह हिस्सा
बन जाएगी। जैसे एक राजा था, अब नहीं रहा, उसका कोई बेटा नहीं, तो वो जो रियासत है वो कंपनी की। दोस्तों, इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेज़ों के हाथ में आती चली गई। और दोस्तों, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने धीरे धीरे एक एक क्षेत्र अपने कब्जे में क्यों किया। और अब आपके पास में इस प्रश्न का उत्तर भी है कि आखिर जो कंपनी व्यापार करने आई थी वह राज करना क्यों शुरू कर दी, साम्राज्य क्यों फैलाने लगी। ठीक है दोस्तों, आखिरकार हमने देखा कि 1856 में अवध भी उनके नियंत्रण में आ गया। अब उन्होंने क्या कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करा रहे हैं और इसके लिए वे कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हो गए हैं। अब अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति, एक पूरा का पूरा अध्याय आपको अगली कक्षाओं में इसके ऊपर देखने को मिलेगा। ये 1797 का भारत है और बगल में है 1840 का। ये जो पीला भाग आप देख रहे हैं ना, ये बता रहा है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों को। देखिए किस प्रकार से 97 से लेकर 1840 तक, यानी 1797 से 1840 तक ये क्षेत्र कितना बढ़ गया, कितना विस्तार हो गया इसमें। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं। और अब देखिए 1857 में जब क्रांति हुई थी, लगभग पूरा क्षेत्र जो है आधे से अधिक ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया। इसके बाद अगला शीर्षक है नए शासन की स्थापना। दोस्तों, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 के बीच की कहानी है। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिसने कंपनी की ताकत फैलाने में एक अहम भूमिका अदा की थी, यानी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ कि इसके समय तक आते आते कंपनी जो थी ना, वो केवल बंगाल ही नहीं बल्कि बम्बई और मद्रास में भी अपनी सत्ता जो थी वो हासिल कर चुकी थी और ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंट गए थे। इन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाने लग गया था और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल हुआ करता था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय थे। ठीक है, यहाँ पर आप 3 शब्द का अर्थ समझ लीजिए। काजी एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद है जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। अब महाभियोग क्या होता था इसको समझिए। दोस्तों, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का जो ऊपरी सदन था उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे कहा जाता है महाभियोग। दोस्तों, 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई और इस व्यवस्था में एक प्रावधान किया गया। ये प्रावधान क्या था? ये प्रावधान यह था दोस्तों कि हर जिले में 2 अदालत होनी चाहिए। कितनी अदालतें होंगी? 2 अदालतें होंगी। ये 2 कौन कौन सी होंगी? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। अब दीवानी अदालतों के जो मुखिया थे वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित जो थे वो उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें क्या थी? अब अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम किया करते थे। आप देख सकते हैं इस चित्र को देखिए। वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चला। R.G. पॉलार्ड द्वारा चित्रित 1789 का है ये। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर क्या किया कि बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप लगा दिया, जड़ दिया। और इस आरोप के चलते क्या हुआ कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कब तक चला पता है? 7 साल तक। ठीक है दोस्तों, एक बड़ी समस्या समझिएगा यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। अब इस भिन्नता को, ये जो अलगपन था, इसको खत्म करके समरूपता लाने के लिए एक प्रयास किया गया। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंप दिया गया। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत
जिसे अपीलेट जुरिस्डिक्शन अंग्रेजी में कहा जाता है, सदर निजामत अदालत, इसकी भी स्थापना कर दी गई। अब इसकी कहानी समझिएगा। भारतीय जिले है ना, इनमें जो कलेक्टर थे उनका ओहदा जो क्या था, सबसे बड़ा होता था। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना है ना, टैक्स वसूल करना था। दोस्तों, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसका काम होता था। और उसका जो कार्यकाल था, कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का न्याय केंद्र बन गया था, जिसमें पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद अगला शीर्षक है कंपनी की फौज। लेकिन इससे पहले कि हम ये पढ़ें, मैं चाहता हूँ हम ये जानकारी देख लें। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दे दिया और इसका एक हिस्सा इस प्रकार से था, समझिएगा। मैं उनके यानी हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रोन दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। अब समझिएगा कंपनी की फौज शीर्षक के अंतर्गत इस पैराग्राफ को। और इसको समझने से पहले आप समझ लीजिए ये कुछ शब्द। सबसे पहले समझिए धर्मशास्त्र का अर्थ। ये क्या होता था, संस्कृत की कुछ ऐसी कृतियाँ समझ लीजिए आप संस्कृत भाषा में तैयार, जिनमें क्या होता था कि समाज में रहने पर जो तौर तरीकों को अपनाया गया है और जो आचरण है, उनके बारे में जो सिद्धांत है उसकी एक्सप्लेनेशन थी इसमें, यानी उनकी व्याख्या थी। और ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले के लिखे गए थे। ठीक है, अब सवार का मतलब समझ लीजिए घुड़सवार। मस्केट का अर्थ समझ लीजिए कि जो पैदल सिपाही होते हैं ना, उनके द्वारा एक भारी बंदूक उपयोग में लाई जाती है, उसे कहा जाता है मस्केट। और समझिए मैचलॉक का मतलब क्या होता है। शुरुआती दौर में क्या हुआ कि जो उस समय की जो बंदूकें उपयोग में लाई जाती थी ना, उसमें क्या होता था, जो बारूद होता था ना, उसको माचिस से चिंगारी दी जाती थी, इसे कहा जाता था मैचलॉक। ठीक है, तो आप चारों शब्द का अर्थ समझ गए हैं। धर्मशास्त्र क्या है, सवार क्या है, मस्केट क्या है, मैचलॉक क्या है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार, इसके नए विचार आए, लेकिन उसकी असली सत्ता जो थी वो सैनिक ताकत में निहित थी। जितने शक्तिशाली सैनिक होंगे उतनी अधिक उनको क्या मिलती चली जाएगी, सफलताएं मिलती चली जाएगी हथियाने में राज्यों को। दोस्तों, मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार जो घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित हुआ करते थे, और पैदल सेना थी। अब इन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी इनका भी ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी इनका प्रशिक्षण जो है वह दिया जाता था। दोस्तों, सेना में जो सवार होते थे ना, उनका दबदबा रहता था, दबदबा बना रहता था, और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती थी। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराने लग गए थे। फिर क्या हुआ, 18वीं सदी आई। इसमें क्या हुआ कि जब अवध और बनारस जैसी रियासतों के किसानों को भर्ती किया गया, तो उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाने लगी और सूरत बदलने लग गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए दोस्तों भर्तियां शुरू की, तो उसने भी इसी तरीके को अपनाने लग गई। ठीक है, अब आगे समझिए। अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपॉय यानी कि जो भारतीय शब्द सिपाही है ना, उसी से बना हुआ है, वो कहते थे, आर्मी कहते थे। दोस्तों, फिर समय आया 1820 का। 1820 का जो दशक था, उसमें क्या हुआ, जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लग गई, कंपनी की जो सेना थी उसमें घुड़सवार जो थे वो टुकड़ियों की ज़रूरत उनकी कम होती चली गई। अब इसकी भी एक वजह थी, उसे समझिए कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ पर क्या था, सिपाही जो थे वो मस्केट यानी अभी हमने जिसके बारे में देखा है ना, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक, इससे लैस होते थे, यानी ये सब उनके पास होती थी। और कंपनी सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लग गए थे, यानी सब जगह एक समान कानून। ठीक है, एक समान सैनिक। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लग गया। उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित होने लग गया था। इस कोशिश में कभी कभी दोस्तों बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि जो पेशेवर सिपाही होते थे ना, उनकी सेना खड़े करने के चक्कर में अंग्रेज़ कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे।
क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? नहीं दोस्तों, सिपाही क्या महसूस करते थे आप सोचिए। अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा होगा। दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह हुआ ना, जो क्रांति हुई, उसमें हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक वह दिखाता है। यह सब भी उसके कारण थे। इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस चित्र को देखिए। कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार, एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया यह चित्र है 1780 का। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लग गई थी। अब बात करते हैं जो हमने पढ़ा उसके निष्कर्ष की। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आ गई और इससे क्या हुआ कि ये जो प्रक्रिया है और तेज हो गई। क्या हुआ कि जो समुद्र मार्ग थे ना, उसमें भारत से पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। अब क्या हुआ, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने ये यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। यानी जहाँ पे पहले 6 और 8 महीने लगते थे, अब 3 हफ्तों में ही काम हो जाता था। दोस्तों, इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लग गए। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। देश के शेष भूभाग पर यानी जो बचा हुआ था, उस आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी 1857 तक। समझ रहे हैं? अब देखते हैं इस पैराग्राफ को, इसमें क्या जानकारी दी है। अन्यत्र के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। दोस्तों, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। बात कर रहे हैं डच व्यापारी की। समय है 17वीं सदी का। इसमें क्या हुआ कि जो डच व्यापारी थे 17वीं सदी में पहुंच गए दक्षिण अफ्रीका में और जल्द ही यहाँ पर शुरू हो गया था दास व्यापार। इसमें क्या होता था, लोगों को बंधक बना लिया जाता था, जंजीरों में बांध दिया जाता था और जो दास बाजार थे उसमें इनको बेचा जाने लग गया था। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। समझ रहे हैं आप? 36,774। दोस्तों, 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इसे आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। दोस्तों, हमने इस अध्याय को पढ़ा, समझा और जाना। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि यह जो अध्याय अभी हमने पढ़ा, यह आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई बात ऐसी, कोई चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है थोड़ी संदेहास्पद है, जो आपको समझने में कठिनाई हुई है, तो आप इस वीडियो को पीछे लेकर एक बार फिर से वह देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी हमें मिली है, वो इतनी आसानी से नहीं मिली। इस बात का एहसास आपको इस कक्षा के पूरे इतिहास को समझते हुए, पढ़ते हुए, उसके दौरान समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरी भी यही अपेक्षा है कि उम्मीद है कि हम जब इस सफ़र पर निकल पड़े हैं तो कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं होना चाहिए जो हमसे छूट जाए। इसलिए मैं विस्तार से आपको एक चीज़ बताने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो की लिंक को आप ज़रूर शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे भी इस वीडियो को देख पाए, समझ पाए इस कहानी को, है ना। जल्द ही मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।